अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा, वो आजकल आपको पता है ना कि एवर सिंस कोविड तो लोगों को नेटफ्लिक्स का बड़ी आदत हो गई है, बिंज वॉचिंग हो रही है शोज़ एंड एवरीथिंग। आजकल पाकिस्तान में कोई ड्रामे नहीं देखे जा रहे, कोई इस तरह शोज़ नहीं देखे जा रहे, बिकॉज माशाल्लाह जो हमारी पॉलिटिक्स का हाल है, एवरीबडी इज़ ग्लूड टू देयर स्क्रीन। वैसे तो हमारा शुरू से मौक़िफ़ है कि न्यूज़ चैनल्स, हमारे एंटरटेनमेंट चैनल्स एट टाइम ज़्यादा एंटरटेनिंग होते हैं, बट आजकल तो कमाल ही हुआ है। मतलब रात गए तक, सुबह से जो मामला शुरू होता है वो रात गए तक चलता रहता है, और कल की डेवलपमेंट्स भी आपको पता लग गई होंगी। लेकिन इस सारे में बाज़ लोगों से मेरी मुलाकात हुई और वो कह रहे थे कि अब हम थक गए हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वाकई अब थक गए हैं, क्योंकि आप देखिए ये तो चल ही रहा है, ये चलता भी रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि हमारा रुपया कदर खोता जा रहा है और हमारी जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। वो तो आप ही को फिक्र होगी, इनको किसी को फिक्र नहीं है, और क्लियरली वो नजर भी आ जाता है। मतलब इतनी ऑलमोस्ट थक रहे हो, लेकिन एडिक्शन भी इतनी इस चीज़ की हो गई है दैट यू नीड योर डोज। यानी अगर आप जल्दी सो जाएं और रात को कोई लेट डेवलपमेंट हो जाए तो पहले, सबसे पहले जो सुबह आप उठ के देखते हैं कि कल रात को क्या हमने मिस किया, तो वो फेयर ऑफ मिसिंग आउट भी बीच में होना स्टार्ट हो गया है। थकावट भी इस चीज़ की हो गई है, लेकिन क्यूरियोसिटी भी है कि क्या हो रहा है। तो ये एक अजीब किस्म की एक मुतंजन सा बन गया है। एज इन थकावट इन अ सेंस के एग्जॉस्ट हो गए ना। कब तक ये तमाशा चलता रहेगा? मतलब मामलात सीधे कब होंगे? कब वाकई तमाम हमारे सियासतदान मुल्क का सोचेंगे, इस कौम का सोचेंगे? हमारी पर्टिकुलरली नॉर्मल हालात तो है नहीं, मौशी फ्रंट पे एक इमरजेंसी सूरत हाल है, और हर शख्स, हर पार्टी, हर सियासतदान, हर रहनुमा अपने आप को रहनुमा कहकर अपनी सियासत चमका रहा है। मतलब अच्छा, पहले तो बीच में बहुत सी बातों के बीच में डाल दिया जाता था ना, कौम का भी जिक्र हो जाता था, और कौम का बड़ा एहसास है और कौम के लिए हम ये कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए। पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लोगों शों का जिक्र भी नहीं होता। मतलब अब तो कौम, कौन सी कौम, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट आवरसेल्व्स, ईच मैन फॉर हिमसेल्फ सिचुएशन हुई है। और ये स्टेटमेंट से वो जो एक लबादा सा एक ऊपर लगाया हुआ था कि हम तो मुल्क के लिए, अब मुल्क बीच में मतलब जिक्र भी नहीं होता। लेकिन पता है क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर खुदा न खास्ता किसी किस्म की इंटरवेंशन, ये इंटरवेंशन करके ये मामलात यहाँ तक पहुँचे। सो फॉर वंस इंटरवेंशन का सोच निकाल दीजिए दिमाग से, और जो हो रहा है उसको नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होने दीजिए, तभी ये मामला कहीं सेटल होगा। फिर इंटरवेंशन होगी, फिर बेड़ा गर्क होगा, फिर इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, फिर बेड़ा गर्क होगा, तो यही चलता रहेगा। कल क्या हुआ, पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, स्पेशली कल क्या हुआ, वो उसकी एक साइनॉप्सिस आपके सामने दोबारा रख देते हैं फॉर पीपल हु मिस्ड आउट, ऑल्दो आई डाउट कि कोई भी होगा, बट स्टिल आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेहादी जमातों की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त जो थी वो मुस्तरद कर दी। वो तो आपको शायद पता ही होगा। फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहाद और PDM कायदीन ने मुशावरती इजलास किया और मुश्तरका तौर पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान कर दिया। ये मुल्क की तारीख में पहली बार है कि कोई हुकूमत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का बॉयकॉट कर रही हो। ये भी हम आपको बता दें, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट संजीदा और पेचीदा मामलात पर बनाया जाता है, और मौजूदा केस जो है वो उनके ख्याल में पेचीदा नहीं है। आज ज़्यादा वोट लेने वाला बाहर और 179 वोट लेने वाला वज़ीर आला है। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। हुकूमती वकला अदालत से मुसलसल फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा करते रहे। चीफ जस्टिस का कहना था कि फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा। क्या तब तक सब काम रोक दें, ये सवाल भी किया गया। और ये पहली बार है कि हुकूमत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का बॉयकॉट करने जा रही है। सुने। तमाम पार्टियों के जो हम इत्तेहादी हैं वो अपना वाज़ेह मौक़िफ़ देना चाहते हैं कि अगर फुल कोर्ट मुस्तरद किया जाता है तो हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, और हम अब इस केस के हवाले से इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे और मुकदमे का बाइकॉट करेंगे। हमने ये फ़ैसला किया है कि जबकि हमारा ये मुतालबा नहीं माना जा रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM में शरीक सारी जमातें जो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहाद में शामिल है, हम जो पंजाब चीफ मिनिस्टर इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समात जारी है। तीन सुप्रीम कोर्ट जजेस
ये फ़ैसला सुन रहे हैं और हमारा इत्तेहाद उस प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करेंगे। जी, हम ये समझते हैं कि अब इम्तिहान जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। ये इंसाफ का तकाजा है, ये कानून का तकाजा है कि जब एक जज पर या एक बेंच पर उंगली उठा दी जाए तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस फैसले से अपने आप को हटा लें। यही कानून की बालादस्ती का तरीका होता है। अच्छा जी, बॉयकॉट हो गया। लेट्स सी मामलात किस तरफ आगे बढ़ते हैं, किस तरह आगे जाते हैं, क्योंकि आज ये फैसला भी हो जाएगा कि पंजाब की वजारत आला का मामला किस तरह से सेटल होना है, और मोस्ट लाइकली जो नज़र आ रहा है आपको पता ही है कि क्या मुमकिन फैसला आ सकता है। लेट्स चलें, नॉट स्पेकुलेट बिफोर द डिसीजन कम्स। इसी पे बात करेंगे। हमारे पास सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार तलत हुसैन साहब मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। तलत साहब, बॉयकॉट हो गया है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत कर रहा है, उस पर मौजूदा हुकूमत ने बरसरे इक़्तिदार इत्तेहादी जमातों ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। कोई फ़िक्र की बात है या फिर जिस तरह बहुत कुछ गुजर गया ये भी गुजर जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया। एक तो जो फिक्र की बात नहीं है वो मैं बता देता हूँ। फिक्र की बात ये बिल्कुल नहीं है कि आज मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ और आज मैं घर से आपके प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। देखें, फिक्र की बात इस लिहाज से है कि ये अदलिया पर अदम एतमाद नहीं है। वो तो मुकम्मल अदलिया यानी फुल बेंच का मुतालबा कर रहे हैं। ये 3 जजेस पर अदम एतमाद का इजहार है, बशमूल चीफ जस्टिस जी। ये 3 मेंबरान के ऊपर अदम एतमाद का इजहार। अगर आप पीडीएम की दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, पहली ज्यादा उन्होंने तवानाई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर वो एतराज इस पर नहीं कर रहे कि अदलिया पर हमें एतमाद नहीं है या इनसे हमें कोई अच्छे इंसाफ की या इंसाफ की अच्छे इंसाफ तो अच्छा ही होता है, इंसाफ की तवक्को नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बेंच बनाए जाते हैं, जिस तरीके से मखसूस जजेस से मुबैना तौर पर उनके बयानिया के मुताबिक हमसे हमारे खिलाफ फैसले लिए जाते हैं और हमारी अपोजिशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके हक में फैसले लिए जाते हैं, हमें उस पर एतराज है। तो मेरे ख्याल में कोर्ट यकीनन दबाव के तहत काम नहीं करती, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख भी हमारे सामने है। मैं पता है कि कोर्ट्स के अंदर काम कैसे होते हैं। इनके अपने मोहतरम जज साहबान जो हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा हु इज नेक्स्ट इन लाइन टू बिकम द चीफ जस्टिस, उनकी अगर आप स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, ये जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी जो हैं वो अपनी दाद रसी के लिए घूमते घामते फिर रहे हैं इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिटायर हुए। उनकी बातें सुने तो बेंचेस के इश्यूज रहे हैं। मेरी राय में कोर्ट अगर फुल कोर्ट सितंबर तक जजेस अवेलेबल नहीं है तो लार्जर बेंच बना सकती थी। फैसला आप जो भी करें, आपको मुतमईन करना होता है साइलिन को। वो बदकिस्मती से नहीं किया, जिससे ये फिक्र हुई कि अब मुकम्मल तौर पर एक डिवीजन है। लोगों ने 7-8 जमातों ने जो हुकूमत में भी हैं, उन्होंने परसीव कर दिया कि ये लोग जो है जुडिशरी के अंदर ये खास किस्म का तासुब रखते हैं। हाँ, तासुब का उनसर तो वाज़े हो गया है। एब्सोल्युटली। मज़हर साहब, आपसे भी पूछेंगे, अब आज भी समाअत है पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप के हवाले से। फैसला चले, वी विल नॉट स्पेकुलेट क्या आएगा, ऑल्दो कुछ नज़र आ ही रहा है, लेकिन चौधरी शुजात के पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं? क्या आपको लगता है कि अब वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे? देखिए, ये तो पता नहीं, ये तो मुस्लिम लीग काफ की या चौधरी शुजात हुसैन ख़ुद फैसला करेंगे। लेकिन मैं लाहौर में भी था जब ये लाहौर में हेयरिंग थी, और उससे पहले पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ, उससे पहले मेरे लिए जो बाइस तशवीश बात रही है लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक, वो ये कि हमारी सियासत से इस नहज पे पहुँच गई, और आज की बात नहीं है, कई सालों की बात है, कि इलेक्शन होता है, पंजाब असम्बली में कोई अदम एतमाद की तहरीक आती है तो किसी होटल में सारे MPs को जमा किया जाता है, उनकी हिफाजत की जाती है, कहीं किसी गेस्ट हाउस में, किसी रेस्ट हाउस में जहाँ के MPs को जमा किया जाता है, MNAs को जमा किया जाता है। यानी हम इस नहज पे पहुँच गए हैं कि हमें यकीन नहीं है कि अगर इस MPA को हमने खुला छोड़ दिया तो ये कहाँ चला जाएगा, इस MNA को खुला छोड़ दिया कहाँ चला जाएगा। अब यहाँ सवाल क्या है, आप मुझे बताएँ, आप में से आप दोनों को क्या ये पता है कि पंजाब असम्बली में PMLQ के पार्लिमानी लीडर का नाम क्या है?
नहीं पता। हमारे यहाँ क्या कभी पार्टी हेड के अलावा कोई और फैसला कर सकता है? ख़ासतौर पे मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को उठा के देख लें आप, इजलासों की कार्रवाई देखते चले जाएं कि पार्लिमानी पार्टी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो, चाहे तहरीक इंसाफ की हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, जब भी कोई मेन पॉलिसी डिसीजन करना होता है वो कौन करता है? पार्टी हेड करता है। चाहे वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत कर रहा हो, चाहे वो पार्लिमानी लीडर ना हो। इवन पार्टी नॉमिनेट किसको करती है? पार्टी चीफ नॉमिनेट करता है। और कल ये भी सवाल हुआ कि ये क्या अगर कोई पार्टी चीफ इलेक्टेड ना हो तो क्या वो नॉमिनेट कर सकता है? ऐसा भी हुआ है। अल्ताफ़ हुसैन तो इलेक्टेड नहीं थे, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन नॉमिनेट करते थे, पार्लिमानी और पार्टीज़ की सदारत भी किया करते थे, फैसलों की तौसीक भी किया करते थे। तो हमारे यहाँ ये रिवायात रही हैं। फिर कल ये सवाल हुआ कि जी ये इतना पेचीदा मामला तो नहीं है। अगर ये इतना पेचीदा मामला नहीं है तो फिर एकदम रात को सुप्रीम कोर्ट क्यों खुल गई कल लाहौर में पर 2-3 दिन पहले? अगर पेचीदा मामला नहीं था तो आप नॉर्मली मंडे को हेयरिंग करते और मंडे को इसको टेकअप कर लेते। मेरा ख्याल है पेचीदा मामला है, और पेचीदा मामला इसलिए है कि 10 अप्रैल से जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उसकी वजह से ये चीज़ें, ये अहम मौजूद है कि एक्चुअली कौन है जो मेन डिसीजन करता है। मेरे नुक्ते नज़र से पार्टी हेड ही करता है, चाहे वो पार्लिमानी पार्टी का हेड हो या ना हो। आप 2014 में चले जाएं, तहरीक इंसाफ ने जब इस्तीफे दिए थे, आप अभी चले जाएं कौमी असम्बली से जब इस्तीफे दिए थे, किसका फैसला था? पार्टी हेड का फैसला था। अब आपको यही डिटरमिन करना है कि हमारे यहाँ है आमरीत, पार्टियों में आमरीत होती है, पार्टियों में आमरीत है, पार्टी हेड जो है वही सब कुछ होता है। देखिए पार्टी हेड की इंपॉर्टेंस पे तो मियां नवाज शरीफ वाला जो केस है उसमें पैराग्राफ दर पैराग्राफ है, जब उनको हटाया था मुस्लिम लीग नून की सदारत से, कि पार्टी हेड की क्या अहमियत है और किस तरह से वो पूरी पार्टी और पूरे मुल्क के कौमी सियासी मंजरनामे पर असरअंदाज होता है, तो वो फैसले भी मौजूद हैं। तलत साहब, कल बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। अब मतलब आपको किस आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा वजन लगता है? ये भी बात हुई कि जनाब अगर पार्टी हेड ने फैसला करना है तो ये तो डिक्टेटरशिप हो गई, पार्लिमानी पार्टी फैसला करे, बरतानिया की मिसाल भी दी गई यहाँ पे। लेकिन अगर पार्टी हेड फैसला नहीं करता तो फिर उसकी क्या हैसियत रह जाती है? उसके पार्टी के नीचे मेंबर्स, जिस तरह हमारे यहाँ मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग का बड़ा जिक्र होता है, कुछ भी करते फिरें, क्योंकि वोट तो पार्टी हेड की शक्ल और उसके नाम पर ही मिलता है। तो किस आर्गुमेंट में ज्यादा वजन है? देखें, अब आर्गुमेंट्स नहीं हो रहे हैं, कोई कानूनी जेहते नहीं सामने लाई जा रही, कोई नफीस नुक्ते बयान नहीं हो रहे। अब एक स्टैंड लिया हुआ है जुडिशरी के अंदर से, चीफ जस्टिस के नीचे जज साहिबान ने, उस स्टैंड को वो इंडोर्स करवाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। और जाहिर है चूंकि कोर्ट का फोरम है, वो आईनी तौर पर तशरीह कर सकती है, तो तशरीह को वो बहुत लंबा खींच सकते हैं। देखें, इस वक्त जो अक्सरियत का दर्द जागा है कि देखें जिनके पास अक्सरियत है वो अपोजिशन में चले गए, जिनके पास अक़लियत है वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो हमजा शहबाज के पास भी 194 मेंबरान थे, जिनमें से 20 को मिनहा कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी, और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील कर दिया गया। और उस वक्त कहा गया कि उन्होंने पार्टी लाइन से डिविएट किया। ये पार्टी लाइन का तयन पार्टी हेड करता है, और मजहब ने बहुत तफसील से आपको बताया, और वही खत अदालत में पेश भी किए गए पार्टी हेड की तरफ से। और ये साइटेशंस मौजूद भी हैं, रीमा उमर ने इसके ऊपर ट्वीट्स भी किए हैं। आप फैसलों का पैराग्राफ्स का आपने भी जिक्र किया है, और उन बेंचेस में जस्टिस बंदियाल साहब खुद मौजूद थे जब पार्टी हेड के ऊपर मुकम्मल तौर पर फोकस था। तो अब जब पार्टी हेड ने ये फैसला किया है कि इमरान खान के साथ हमने नहीं जाना, तो पार्टी हेड की अहमियत ही तब्दील हो गई है। पार्लिमानी पार्टी की तो कोई हैसियत नहीं, पार्टी के तौर पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके कोई इंतखाबात नहीं होते, उसका कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं है, उसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। सारी डायरेक्शन जो है वो पार्टी हेड की तरफ से आती है। लेकिन ये तमाम आर्गुमेंट्स आप कर लें, मैं कर लूं, मजहब कर ले, हुमा कर ले, लॉयर्स कर लें, ये बेमानी है, क्योंकि ये गहरा तसव्वुर अब होता चला जा रहा है कि खास अंदाज से आपने खास किस्म के फैसले देने हैं। और इसी तशवीश का मैं इजहार पहले कर रहा था, ये बहुत ही खतरनाक बात है। अब पीडीएम आज जो भी करे, मेरे ख्याल में ये तश्तज़बाम हो जाएगा, सामने आ जाएगा फैसला क्या है। हमजा शहबाज नई चीफ मिनिस्टर रहेंगे, परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, तो इससे क्या इस्तेहकाम आएगा? इस्तेहकाम नहीं आएगा, बहरान बढ़ेगा। ये सबसे बड़ी तशवीश की बात है।
कि इन डिविजन्स की वजह से बहरान जो बढ़ रहा है वो शायद किसी के फायदे में भी नहीं हो। अच्छा मजहर साहब, सबसे पहले तो ये भी बता दें, बिकॉज ये हम आपस में भी बात कर रहे थे और मे बी इट्स माइट साउंड वेरी सिंपलिस्टिक, लेकिन कोई जस्टिफिकेशन दी जाएगी, अभी डिटेल्ड फैसला तो आया नहीं है, कि जब पीटीआई के 25 अरकान को डिस्क्वालीफाई किया गया कि उनका वोट काउंट नहीं होगा, और यहाँ उसी बिना पे इनका जो पंजाब असेंबली में हमने देखा है, कोई डिस्टिंक्शन या कोई एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट से कि दो सिमिलर सिनारियोज में डिफरेंट जजमेंट्स क्यों हैं? आप हुमा च्युइंगम खाते हैं? मेरे नुक्ते नजर से डिप्टी स्पीकर ने, मेरे नुक्ते नजर से डिप्टी स्पीकर से क्या गलती हुई? मेरे ख्याल में वोटिंग से पहले उन्हें चौधरी शुजात का लेटर पढ़ के सुनाना चाहिए था। वोटिंग के बाद उन्होंने वो लेटर पढ़ा। जब वोटिंग हो गई, ये पता चल गया कि 186 वोट एक तरफ पड़े हैं, 179 वोट एक तरफ दूसरी तरफ पड़े, तो उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात का ये लेटर। अब अगर ये वोटिंग से पहले होता तो इस पर डिबेट भी होनी चाहिए थी, डिबेट भी होती, और फिर जो भी फैसला पंजाब असेंबली करती वो प्रिवेल करता, लेकिन वो नहीं हुआ। मेरा ख्याल है रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ये आफ्टर थॉट थी। ये जो भी था, दोस्त मोहम्मद मजारी साहब ने जो भी रूल वो पढ़ी चौधरी शुजात का लेटर, प्रॉब्ली प्लान ही ऐसे था, बाद में पढ़ा है। दूसरे ये अब्दुल्ला और हुमा, दूसरे ये कि मैंने और तलत साहब ने बहुत सालों सुप्रीम कोर्ट अदालतों को देखा है। जब अदालतों के बारे में हमारा नुक्ता नज़र ये बन जाए, और ये हमने बहुत सालों से देखा है कि बेंच देख के फैसले का पता चल जाता है। बेंच की फॉर्मेशन से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये फैसला किस रुख जाएगा। उनकी ऑब्जर्वेशन से, पहले ऑब्जर्वेशन इस तरह नहीं दी जाती थी, पहले स्क्रीन्स पे इस तरह रिमार्क्स नहीं दिए। अब देखें ना आप, एक फैसले से अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन उससे 2 दिन पहले ये रिमार्क्स आ जाते हैं कि बादी नज़र में हमजा शहबाज की वजारत आला ख़तरे में है। जब आप ऐसी ऑब्जर्वेशन देंगे और वो स्क्रीन पर आ जाएगी और उस पर डिबेट होगी, उस पर टॉक शोज होंगे, तो एक माहौल बन जाता है कि हमजा शहबाज अब नहीं रह सकते। और ये हमने डेंजर्स ये बहुत देखे हैं। अब PMLQ के 10 अरकान है ना, तो 186 को एक तरफ रखें, लेकिन 10 अरकान पंजाब असेंबली का जो हेड है या जो भी उनका स्पीकर है, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनेगा। ये भी तो एक सवाल है ना। जहां 186 179 की बात कर रहे हैं, हमने माजी में देखा है कि जाम सादिक अली हों या दूसरे हों, मुजफ्फर शाह हों, चंद अरकान की बुनियाद पर वो वज़ीर आला बन गए, इसलिए कि कुछ लोग वज़ीर आला बनाना चाहते थे उन्होंने बना दिया। उन्होंने MPs को तोड़ा, उन्होंने दूसरी तरफ लोगों को प्रेशराइज किया। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अदालतों के बारे में अगर ये रवैया बन जाए, और इस रवैये को अदालत को सोचने का काम है, हमारी आला अदलिया को, अगर फुल कोर्ट बनता और उसके बाद ये डिसीजन आता, यही डिसीजन आता फुल कोर्ट में, चाहे वो मेजॉरिटी डिसीजन होता, लेकिन उसके बाद किसी को ये कहने की जुर्रत नहीं होती कि जी मैं इस फैसले को नहीं मानता। फुल कोर्ट भी बन सकता था, लार्जर बेंच भी बन सकता था, या एटलीस्ट जिन पे आदम एतमाद का इजहार किया गया था वो अपने आप को इस केस से अलग कर लेते। आप एनालॉजी दे रहे थे च्युइंगम की। मैं आपसे पूछ रहा था, आप खाती है ना च्युइंगम, तो च्युइंगम एक बड़े मजे की चीज है। अगर आप उसको चबा के अपनी जगह पर रखें तो बिल्कुल इतना मुन्ना सा बनता है। अगर आप उसको खींचना चाहें तो दोनों दीवारों को जोड़ सकते हैं, रहता च्युइंगम ही है। अब पाकिस्तान के आइन की जो तशरीह है ना दिया गया हाथों में, च्युइंगम की तरह। आपने कहा कि वो कैसे करेंगे, वो च्युइंगम की तरह करेंगे, वो खींचेंगे तशरीह को इतना कि रहेगा च्युइंगम ही, लेकिन उनकी फैसले के ऊपर वो फिट हो जाएगा। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की बातें भी होंगी फैसलाबाद से। मौजूदा मोहतरम चीफ जस्टिस का, मैं एम्प्लाई कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ, इनके दामाद ने इंतखाब जीता है। मोहतरम चीफ जस्टिस उस इंतखाब के दौरान, मुहिम के दौरान 3 मरतबा वहां पे गए भी, अपने कामों के लिए गए होंगे। अब अगर मोहतरम चीफ जस्टिस का दामाद इस पंजाब में अगर काबीना चौधरी परवेज लाई बनते हैं, उसके अंदर कोई मिनिस्टर बनता है, तो फिर लोग सवाल तो उठाएंगे ना जी कि सारा धंधा ये हो क्यों रहा था।
नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है और इस पे तो सवाल उठना चाहिए और उठाएंगे भी। अच्छा, फिर इसीलिए वही बात हो रही थी ना कि 63A के रिव्यू का मामला भी पहले निपट जाता तो शायद इस मामले में फैसला करना आसान होता, लेकिन वो सब कुछ अपेरेंटली नहीं हो रहा है। अब तो मोस्ट लाइकली फैसला भी जो आएगा वो सबको सॉर्ट ऑफ पता ही है। तलत साहब, सियासी फ़ायदा होगा, नुकसान होगा इस सारी सूरत हाल का? ये जो बदला सा बयानिया हमें नज़र आ रहा है इत्तेहादी जमातों का, पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून को पंजाब में, इससे कुछ हासिल हुसूल होगा? देखें, ये मेरे ख्याल में आपने जो कोर सवाल है ना वो किया है। मामला तशरीहात का या बेंचेस का नहीं रह गया। अगर आप इस बहरान को देखें तो एक तो पंजाब वर्सेस सेंटर आपको नजर आए। परवेज इलाही साहब पंजाब में चीफ मिनिस्टर, और वो देंगे धर रगड़ा नून को। उनकी बहुत से गुस्सा है उनमें, बड़ी उन्होंने कष्ट काटे हैं, बदुआएं भी दी हैं, बाजू भी तोड़वाए हैं, सारे बयानात भी दिए हैं, सारा कुछ किया, तब जाके चीफ मिनिस्ट्री मिलेगी उनको। उधर से केपी के अंदर इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत, एक प्रोविंस के अंदर हुकूमत को इमरान खान ने कैसे इस्तेमाल किया वो हमें पता है, हसार डालने के लिए। एक तो ये बहरान है, मुआशी बहरान अपनी जगह पर मौजूद है। अगर डेडलॉक परसिस्ट करता है और नून लीग एहतजाज करती है, जो साद रफीक जिस किस्म का ट्वीट कर रहे हैं, तो आपको ये मामला अदालतों से आगे जाते हुए नजर आते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर और जेन्युइनली इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजरने वाला है। इट्स अ मैटर ऑफ वीक्स नॉट मंथ्स नाउ। मज़हर साहब से भी इसी पे जरा रोशनी डाल लेते हैं। जी बिल्कुल, मज़हर साहब ये भी बता दें, एंड वेयर डज दैट लीव PMLN की प्राइम मिनिस्टरशिप? मतलब कि वो तो बात फिर रह जाएगी एक लिटरली 20 किलोमीटर रेडियस में वो हुक्मरानी कर रहे हैं, और बाकी अगर सूबे देखें तो अपनी अपनी, मतलब ये हाउ विल दिस इवन गो ऑन? या फिर हम एक्सपेक्ट करें कि इलेक्शंस हो जाएंगे? देखिए, मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मुस्लिम लीग नून, और वैसे तो शेख रशीद साहब ये टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नून में जो नून के लोग हैं वो शीन से खुश नहीं हैं, वो उस स्ट्रेटजी से खुश नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाई। वो इससे खुश नहीं है कि हमदा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाया गया। वो इससे खुश नहीं है कि हमने बहुत नुकसान उठा लिया अदम एतमाद की तहरीक से लेके आज तक, और नुकसान सिर्फ नून ने उठाया है। जो प्राइस है वो सिर्फ नून को पे करनी पड़ेगी। इसलिए कि पंजाब में जो सूरत हाल बन रही है, अगर चौधरी परवेज़ इलाही बनते हैं, मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब फिर क्या फ़ैसला करेंगे। इस्तीफ़ों का फ़ैसला करेंगे या वो परवेज़ इलाही साहब को ये इजाज़त देंगे कि आप अगले इलेक्शन तक कंटिन्यू करें, और दूसरी तरह प्रेशर करेंगे। लेकिन नून के लिए ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन हो गया है कि क्या अब नवाज़ शरीफ साहब आके लीड करने की पोजीशन में हैं? याद रखें कि नवाज़ शरीफ साहब अपने कानूनी माहिरीन से मशवरा कर रहे हैं कि उनकी अपील जो है उसका क्या स्टेटस होगा, मरियम नवाज़ की अपील का क्या स्टेटस होगा, क्योंकि मरियम नवाज़ ज़ाहिर है फेस ऑफ नवाज़ शरीफ, फेस ऑफ नून लीग, उनको कोई बहुत अहम ओहदा मिल सकता है इस पूरी सूरत हाल के नतीजे में। लेकिन हमें सियासी कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हमें जो है सियासी सूरत हाल तसादुम की तरफ जाती बढ़ रही है, और ये एक ऐसे मुल्क में जो माशी तौर पे तकरीबन बिल्कुल बैठ चुका है, वहाँ सियासी अदम इस्तेकाम हमें कहाँ ले जाएगा? क्या हम इलेक्शन भी अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हम 25-30 अरब रुपए का इलेक्शन अफोर्ड कर सकते हैं इस स्टेज पे? मेरे ख्याल में ये बड़े संजीदा सवालात हैं सबके लिए। ट्रू, तशवीशनाक सूरत हाल तो है, और सबसे बढ़कर ये कि इस सारी सियासी कशीदगी और अदम इस्तेहकाम में मईशत हमारी पिसती चली जा रही है, जिसकी वजह से आम आदमी के शब रोज़ मुश्किल से मुश्किल तर हो रहे हैं। थैंक यू तलत साहब, जिक्र भी नहीं हो रहा है। थैंक यू मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे गाइस। अभी हम बात सारी वहीं आ गई, हम जितने भी डिस्कशंस कर लें इसकी, आम आदमी का कहीं कोई बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, से नहीं है, ओपिनियन नहीं है, उनकी फिक्र ही नहीं है। सो इट कम्स बैक टू दैट जो कि हम पहले बात कर रहे थे। हमें वज़ारत आला बन जाए, हमारी जो है वो रह जाए, हमारी कुर्सियाँ जो हैं वो बच जाए, बाकी तो जी रहे हैं, जीते रहेंगे। बारिशें हो रही हैं, कुछ लोग मर भी गए हैं, तो ठीक है, कोलैटरल डैमेज हो गया है। मतलब कि ये लिटरली इस वक्त this conversation should not have been a priority, but it is. ये लोग बहुत सारे सवालात हैं जो आम आदमी के जहन में भी उठ रहे हैं, जैसे कि ये लेटर जो चौधरी शुजात का है, क्या ये पहुंचा था तमाम पार्टी मेंबरान तक?
टीवी पे मोना सलाही खुद ये बता चुके थे, हम वहीं से तो खबर सारों को मिली थी कि जी इमरान खान जीत गए, याद है ना वो पूरी स्टेटमेंट रोल कर रही थी, जरदारी जीत गए, जरदारी जीत गए, इमरान खान भी हार गया। हामिद मीर साहब से उनकी गुफ्तगू थी जब मोना सलाही भागे भागे गए थे अपने मामू से मिलने के लिए। बाय द वे ये उस दिन का इंकशाफ था कि ये मामू हैं, इनके चचा नहीं है, एज इन दे आर कजन ब्रदर्स, दे आर नॉट रियल ब्रदर्स, क्योंकि इतने अब्दुल्ला वी न्यू दैट दे आर कजन ब्रदर्स, दे आर नॉट रियल ब्रदर्स। नहीं, आई ऑलवेज थॉट समथिंग टू डू विद मैरिड टू सम इनकी बहन उनके घर में आई हुई है, बट्टा सट्टा जिसको कहते हैं, बट्टा सट्टा भी हुआ है। खैर जनाब, ये सारा कुछ तो हो गया, लेकिन जब टीवी पे सबको पता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पार्टी मेंबरान को ना पता हो? फिर इससे पहले वाला जो डिफेक्शन केस है 25 मेंबरान पीटीआई वाला, वो ये कहते रहे कि जनाब हमारे पास तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है पार्टी पार्लिमानी लीडर की तरफ से, पार्लिमानी हेड की तरफ से, लेकिन वहां पर पार्लिमानी हेड कहता रहा कि है कम्युनिकेशन, मेंबरान कहते रहे नहीं है, यहाँ पर उल्टा हिसाब है। सो पता नहीं कि क्या कंफ्यूजन है और उसका क्या हल है। नहीं मानना तो ये, लेकिन वहां पर आपको पता है कि पार्टी हेड की बात को अहमियत दी गई है, लेकिन यहाँ पर पार्टी हेड की बात ये बेसिक फ्लॉ इधर ये है कि व्हाई वाज इट अलाउड ओवर देयर एंड नॉट ओवर हियर, तो ये अजीब सी लगती है ना बात। ठीक है, और एक नुक्ता ये भी है कि हो सकता है कि मजहर साहब ने अहम पॉइंट उठाया था कि जनाब ये लेटर पहले पढ़कर सुनाया जाना था। ये भी एक तासुर है कि भाई डिप्टी स्पीकर कह रहे हो कि ये मेंबरान तक तो कम्युनिकेट हो ही गया होगा, लेटर उनकी पार्टी के हेड का है। सो जब उन्होंने देखा कि वोट तो इन्होंने डिफाइंस में डाले हुए हैं पार्टी हेड की जो इंस्ट्रक्शन है उसके खिलाफ, चाहिए था इज अनदर स्टोरी, लेकिन इंफॉर्मेशन और ये इत्तला तो क्लियरली सारों को थी, तो वो पूरा अमल ऑफ पढ़ना शायद ना हुआ हो या हुआ हो पता नहीं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जब टीवी पे चल रही है तो मोना सलाही क्यों भागे भागे गए थे मिलने के लिए? अजीब सी बात है ना। एनीवे, यही तो सारी आज समाप्त होनी है, तो उसमें बहुत कुछ क्लियर भी हो जाएगा। लेट्स कम डाउन टू मोर प्रेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक बारिश, हाँ, क्योंकि वो जरा ज्यादा कंसर्न करती है हमें। वैसे एक बात बताएं, क्या ये निज़ाम ऐसे ही चलना है? जी बिल्कुल ऐसे ही चलना, हाँ, क्योंकि बारिशें तो हर गुजरते साल के साथ बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। सो निज़ाम ऐसे ही चलेगा कि 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए मुल्क का मौशी हब मफलूज हो जाएगा। और मौशी हब क्या, कल लाल हवेली के सामने माशाल्लाह वो सूरत हाल देखी थी आपने, और अच्छा दिखा दें आपको जो रावलपिंडी का हाल है। मतलब हम कराची को रो रहे हैं और ऑब्वियसली बलोचिस्तान में तो बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन ये रावलपिंडी को भी देख लें तो ये हम आपको कुछ मनाजिर दिखा रहे हैं। और यू आर वेरी राइट, लाल हवेली मतलब के शेख रशीद के गढ़ में, ये बाय द वे कराची दिखा रहे हैं हम अभी फिलहाल, ये पिंडी आ गया, मगर 93 मिलीमीटर बारिश हुई है पिंडी में। और शेख रशीद हर दफा ये कहते तो रहते हैं नाला लई नाला लई नाला लई, जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश। और किस स्टेज पे आपने पूरी करनी है जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश? मतलब अब गुजर गई नहीं, हम ये नहीं कह सकते। मतलब इतनी बार आप इक़्तिदार में मतलब गिनने बैठे ना तो 17 बार तो पता नहीं क्या क्या। व्हाट डिड यू डू? आपने खुद क्या किया? अब छोड़ दें मुल्क को, आपने अपने इलाके के लिए क्या किया? तो उसी के विजुअल्स देख के हम खौफजदा हो गए थे कि क्या फ़र्क पड़ता है आप अपने इलाके के बंदे को वोट दें ना दें, उसने कुछ करना है नहीं करना जब उसका मूड नहीं है। तो ये पूरी ज़िंदगी इक़्तिदार में रहे हैं, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ, लेकिन किया कुछ नहीं। खैर, कराची की सूरत हाल की भी बात कर लेते हैं। बारिशों का ताकतवर स्पेल गुजर गया है, लेकिन शहर में बुध तक दरमियानी और कहीं कहीं तेज़ बारिश। कल भी होती रही है बारिश, कल रात में भी बड़ी तेज़ हो गई थी, फिर मुझे हॉल उठना शुरू हो गए थे कि क्या होगा। हो गई थी कि मैं इधर हो क्या रहा है, लेकिन फिर सड़कें साफ हैं, लेकिन पानी भी बहुत सारी जगहों पे, मतलब डीएचए वगैरह का तो हाल ना ही पूछें आप। जब पूरा शहर साफ भी हो जाता है ना, बारिश को 1 हफ्ता भी गुजर जाता है, तब भी डिफेंस में पानी होता है। बारिशों से मुख्तलिफ सड़कों पर गड़े पड़ गए हैं, पता नहीं किस किस्म की कारपेटिंग भाई, सड़कें रुड़ गई हैं बीच में। ये सही वर्ड मैंने यूज किया, ये पंजाबी था, बह गई हैं, मतलब बह गई हैं। नहीं, वो बहना कुछ और होता है, ये रुड़ने से इफेक्ट जरा ज्यादा पता लगता है। ऑफ कोर्स जो हुआ है ना उनके साथ, तो वो रुड़ना ही हुआ है। और आपको पता है कम्युनिकेशन एक सिंध बलोचिस्तान, वो जो पूरा एक ब्रिज जो है वो उड़ गया है, चले रोड नहीं कहूँगी, तो वो भी ख़त्म हो गया है। सो इट इज़ मेहम, इट इज़ अ बैड सिचुएशन। लेकिन डेफिनेटली कराची के तो हम आपको विजुअल्स इस वक्त दिखा भी रहे हैं। और कौन कौन से एरियाज हैं? अंडरपास से सपोजिटली, हाँ, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के पास पानी जमा होने जो हुआ था वो निकाला गया है। कल तो आर्ट्स काउंसिल और इसके अतराफ का इलाका भी बहुत डूबा हुआ था, लेकिन अभी भी बहुत सारे अंडरपासेस हैं जहाँ पानी है। अभी क्या बनेगा हमारा? सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब बताइएगा, कल भी अच्छी खासी बारिश, मतलब दरमियाने दर्जे और कहीं कहीं तेज़ भी हो रही थी। सो अभी आज भी क्या ये सिलसिला चलता रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल चलता रहेगा जी, वक्फे से। आज भी आफ्टरनून में वही ज़्यादा चांसेस हैं, कहीं मॉडरेट के और कहीं किसी जगह पर
जो सिस्टम जो लो प्रेशर एरिया था वो बलूचिस्तान की तरफ किसी हद तक शिफ्ट तो हुआ है, लेकिन स्टिल उसकी जो एक्सटेंशन है, ट्रफिंग है, वो पूरे सिंध पे फैली हुई है अभी तक। और सिंध के बेशतर अजला से अच्छी बारिश की रिपोर्ट्स आई हैं गुज़श्ता रात जी जो हुई है, कहीं पर 30 कहीं पर 40, और कराची में सबसे ज़्यादा 67 मिलीमीटर कायदाबाद में हो गई थी। बाकी जगहों पर भी कहीं 40 कहीं 35 इस तरह से रिपोर्ट्स हुई हैं। तो आज का दिन भी और एक दिन इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कल का दिन कल तक भी मतलब ये प्रोलॉन्ग करेगा स्पेल। अच्छा सरदार साहब, जब आप वैसे माजरत के साथ जब आप अच्छी बारिशें कहते हैं ना तो हम खौफजदा हो जाते हैं, उसमें हमें कुछ अच्छा नहीं नज़र आता। आपके हिसाब से बड़ा अच्छा फ्लो चल रहा होगा, बट हम बिल्कुल ही डर जाते हैं कि क्या है। तो अब आप कह रहे हैं ज़रा हल्की फुल्की हो रही है, क्या हम एक्सपेक्ट करें कोई ऐसी ही अच्छी बारिशों का एक नया स्पेल भी आने वाला है? देखिए अभी तो कोई ऐसा नज़दीक कोई इतना अच्छा उस तरह, दोबारा अच्छा लफ्ज़ कहूँगा, उस तरह का स्पेल नहीं है। लाइट टू मॉडरेट हो सकती है 30 या 31 को, लेकिन वो इतनी कोई ऐसी सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है या बहुत तेज़ जिससे हम खौफजदा हो जाते हैं, वो सूरत हाल नहीं होगी। और ये जो स्पेल ऑन गोइंग है, आज का दिन भी और कल का दिन भी, कल रात गए तक ये रहेगा शहर में भी और सिंध के बाकी अजला में भी। तो इसमें बहुत ज़्यादा जैसे गुज़श्ता जो दो दिन पहले हमने देखा पूरा दिन भर और रात चलती रही, वो बहुत हैवीएस्ट स्पेल था। हैवीएस्ट पार्ट इसका गुजर गया, लेकिन स्टिल किसी जगह में हो जाती है। क्या हम कह सकते हैं जी सरदार सरफराज साहब, क्या हम कह सकते हैं दैट द वर्स्ट इज ओवर, के मॉनसून में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं तबाही भी होगी, सब कुछ होगा जो हो गई, तो द वर्स्ट इज ओवर? या अगस्त में भी है सिलसिला? अगस्त में भी है और जब तक भी चलेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि वर्स्ट फ्रॉम दिस स्पेल या वर्स्ट फ्रॉम एटलीस्ट फॉर जुलाई इज ओवर, लेकिन अगस्त अभी बाकी है। हर महीने का अपना वर्स्ट चल रहा है बेसिकली। मगर अगस्त में भी आपको पता है ये मानसून तो चलता रहेगा, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल, लेकिन अगस्त के शुरू में उम्मीद है कि इसमें कुछ दिनों की ना कोई एटलीस्ट 5 दिन 7 दिन हफ्ता कोई इस तरह की एटलीस्ट 4 से 6 दिन की ब्रेक शुरू में आएगी। उसकी वजह ये दिख रही है कि एक वेस्टर्ली वेव होगी, पाकिस्तान के अंदर दाखिल होगी, तो मानसून की करंट्स थोड़ा फिर ब्लॉक हो जाएंगी। और अच्छा, बाकी मुल्क की क्या सूरत हाल है ये बताइएगा? पिंडी में मतलब जो विजुअल्स थे, पिंडी में घुटनों से ऊपर क्या गले तक गर्दन तक पानी था बहुत सारी जगहों पे, तो क्या बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई? मतलब हुआ क्या वहाँ पर? देखें वो ये जो स्पेल असल में 21 जुलाई से शुरू हुआ था नॉर्थ में, और सिंध में तो फिर 23 जुलाई से शुरू हुआ, तो वो अभी तक चल रहा है। तो उसमें ज़ाहिर है अगला पानी खड़ा होता है, उसके ऊपर और बारिश हो जाती है, उसके ऊपर और बारिश हो जाती है। तो उसमें इस्लामाबाद और पिंडी साथ साथ हैं, लेकिन इस्लामाबाद में भी कल भी 100 मिलीमीटर से ऊपर होगी एक स्टेशन पर, और दूसरे स्टेशन पर कहीं 50, कहीं 60, कहीं 30 इस तरह से। लेकिन जाहिर है कि लो लाइंग एरियाज़ जो है ना जी, वो हर जगह ही मसला है। अब इस्लामाबाद में पता ही नहीं चलता 100-150 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो पानी फ़ौरन निकल जाता है, लेकिन बाकी जगहों में चौकी हो जाता है। ये प्रॉब्लम है हर जगह। सो ये सूरत हाल है। थैंक यू सो मच सरदार साहब, बहुत शुक्रिया। सरदार सरफराज साहब आजकल हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं, समझने में भी बताते भी रहते हैं, फोरकास्ट भी करते हैं, और कभी कभार वो हमें वो यही ना अच्छी बारिश का जिक्र करते हैं। तो मुझे याद आया वो एक कहते हैं ना, डोंट शूट द मैसेंजर, ये सिर्फ हमें बता रहे होते हैं, कसूर इनका नहीं है, क्योंकि कभी कभार इतनी बारिश हो जाती है, हम चाहते हैं कि भाई हमें ये बताएं कि नहीं होगी। अब व्हाट कैन ही डू, ही हैज़ टू टेल अस व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अच्छा है ना, वो हकायक से हमें बाखबर बिल्कुल हमें बाखबर, हमें वार्न कर देते हैं। और एक ट्रिब्यूट है आज जिस शख्सियत का हम जिक्र कर रहे हैं, इनकी तहरीरें पाकिस्तान में 50 की दिहाई में मकबूल तरीन हुई और आज भी इन्हें पसंद करने वालों में कमी नहीं। वैसे एक टीवी वेब सीरीज बननी चाहिए, पता है। I was just thinking about it when we are looking for stories जिस पे मूवीज बननी चाहिए, तो there you have it। जासूसी की दुनिया के बेताज बादशाह इब्ने सफ़ी को आज हम याद कर रहे हैं। ना सिर्फ आज इनका यौम विलादत है, बल्कि इनकी 42वीं बरसी भी है। 26 जुलाई को इलाहाबाद में पैदा हुए और 1952 में 52 में इन्होंने जासूसी की दुनिया में जासूसी नावलों का एक सिलसिला शुरू किया। पहला नावल था दलेर मुजरिम, फिर पाकिस्तान आने के बाद इमरान सीरीज एंड यू नो इट वाज हिस्टोरिक के नाम से एक सिलसिला शुरू किया, जिसका पहला नावल। अब भी एक इमरान सीरीज लिखी जा सकती है, उसके भी बड़े एडिशंस होंगे। कोई स्टार्ट तो करे। खौफनाक इमारत ये आगे इमरान सीरीज में था। ये इमरान सीरीज का पहला नावल है। ओह माय गॉड। अच्छा बाय द वे एक्चुअली था, हम बात कर रहे हैं, ये कोई हमने बनाया नहीं। अच्छा आगे ये असल है। ये अक्टूबर 55 में शाया हुआ और इनके जो किरदार का नाम था वो था अली इमरान।
वो भी हम अली इमरान तो हमारे भी हैं। हाँ, हमारी हम भी आएंगे, जो सर्टनली रातों रात मकबूल हुआ। और इब्ने सफ़ी का आखिरी नावल आखिरी आदमी था, जो इब्ने सफ़ी की वफ़ात के बाद 11 अक्टूबर 1980 को शाया हुआ। 26 जुलाई 1980 को अपनी 52वीं सालगिरह के दिन दुनिया से रुखसत हो गए। passed away young. Very young, and but his legacy lives on. और भाई all those content creators who are looking for content to create, Here it is. सबसे कुछ ही देर बाद समाप्त होगी। आपको पता ही है कि क्या मामला है। कल जो फुल कोर्ट बनाने की, फुल बेंच बनाने की दरख्वास्त है वो तो मुस्तरद हो गई है हुकूमती इत्तेहादियों की। अब बस फैसला ये होना है कि क्या वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज रहेंगे या फिर को वोट्स काउंट कर लिए जाएंगे PMLQ के, उनके पार्टी सरबराह की डायरेक्शन के बावजूद, और वज़ीर आला पंजाब हो जाएंगे चौधरी परवेज़ इलाही। सोशल मीडिया देखे ना तो लगता है फैसला आ गया। मतलब ऐसी डिविजन्स हैं सोशल मीडिया पे, कुछ लोगों को तो कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। सोशल मीडिया जो है वो मुझे कभी कभार लगता है कि टॉक्सिक हो चुका है अब्दुल्ला, बहुत ज़्यादा। और लोगों की स्पेकुलेशन और फिर लड़ाइयाँ, मतलब लिटरली पहले एक ज़माना था ना, फिजिकल लड़ाई एक लड़ाई होती थी और कोई लड़ाई नहीं होती थी, बट जो लड़ाइयाँ इधर होती हैं फ़ोन पे, वो कभी लोग मिले ना फेस टू फेस, बिकॉज पता नहीं क्या हो जाए। बट अच्छा जी, आपको पता है बहुत सारी बातें हो रही हैं। फिर ये भी बात हो रही थी कि जनाब ये कम्युनिकेट, इससे पहले वैसे अदालती हुक्मनामा जो इससे पहले PTI के मुनहरिफ अराकीन थे ना, उस केस से पहले जो मामला था 63A वाला मामला बड़ा सिंपल था कि अगर किसी ने पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाके वोट किया, वोटों के बाद जो इलेक्शन रिजल्ट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। और उसके बाद पार्टी हेड को ये इख्तियार हासिल था कि वो इलेक्शन कमीशन में उनको डी-सीट करने के लिए एक दरख्वास्त दे दे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन एक हेयरिंग के बाद जिसमें ये फैसला हो सके कि हमें कम्युनिकेट किया गया था ये फैसला या नहीं किया गया था, एक फेयर हेयरिंग के बाद ये फैसला कर ले कि उनका क्या करना है, और जो इंतखाब का नतीजा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन फिर आ गई अदालती कार्रवाई और अदालती फैसला बीच में, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। और ये हुआ तय कि पंजाब असम्बली के अरकान वाले मामले में पार्टी हेड ने डायरेक्शन कुछ और दी थी और इन्होंने कुछ और किया था, इसलिए इनके वोट ही काउंट नहीं होंगे। तो जब क्लैरिटी नहीं होती ना, कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है या कन्फ्यूजन चले हो जाती है, तो फिर उसका फायदा उठाया जाता है। तो ये सारी चीजें हम होते हुए देख रहे हैं हमारे सामने। कन्फ्यूजन का फायदा उठाने की यहाँ पर कोशिश की गई और यहाँ पर भी यही आर्गुमेंट हुकूमत ने लिया कि चूंकि पार्टी हेड ने डायरेक्शन दे दी है, जैसे कि इससे पहले वाले मामले में दी थी 63A की तशरीह, ऑल्दो उसके रिव्यू वाला मामला अभी पेंडिंग है, तो इसलिए इनके वोट भी काउंट नहीं किए जाएंगे। इससे पहले आपको पता है ये भाम नहीं था कि ये वोट काउंट होते ही थे, और उसके बाद अदालत ने एक नई तशरीह की इस आईनी शिक की और कन्फ्यूजन में टिल डेट इजाफा ही हो रहा है। वैसे तो सवाल ये भी उठता है ना कि वो लीडर ही क्या जिसकी ना मानी जाए। मतलब एक लीडर अपनी डायरेक्टिव दे रहा और आगे से जो लोग हैं उसके वो कुछ और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्टिव पे जा रहे हो, तो व्हाट इज द स्टैंडिंग ऑफ दैट लीडर? तो वो कंफ्यूजन भी खत्म हो जानी चाहिए। तो लिहाजा इनको मेरा ख्याल है कि इसी पे जाना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने डायरेक्शन दी थी, इसलिए उनकी पार्टी के मेंबरान ने जो वोट डाले वो तो नहीं काउंट होंगे। लेकिन अब चूंकि चौधरी शुजात ने डायरेक्शन दी है और उनकी पार्टी के मेंबरान ने उनकी डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट डाले, वो काउंट होंगे। ये जस्ट दिस वेरी फैक्ट बड़ी अच्छी तरह आपने एक ही लाइन में बता दिया। ये कैसे हो सकता है कि एक के नहीं माने जा रहे हो, दूसरे कह रहे हैं नहीं कर लो? This does not make sense. Muneeb is with us. Muneeb Farooq हमारे साथ हैं। So Muneeb, हमने कल आपको सुना भी सारा दिन और आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे समझने के लिए आसान भी कर दी। अब बॉयकॉट भी हो गया, कल रात का है, आपके प्रोग्राम से पहले ही गालिबन ऐलान हो गया था। ये इससे पहले पाकिस्तान की अदालती तारीख में इस तरह की कोई सूरत हाल बनी है कि जो सिटिंग जजेस का बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हैं, उसी पे सिटिंग गवर्नमेंट ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया और बॉयकॉट हो गया? क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस थी? अगर फुल बेंच नहीं बन सकता था तो क्या कोई और जज साहिबान को ये जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी जाती, कोई लार्जर बेंच बन सकता था? प्लीज़ बताइए। बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस्तदाद जो की गई थी इरफान कादिर साहब की जानिब से और बाकी वकला की जानिब से, जो कि हमजा शहबाज शरीफ की या चौधरी शुजात साहब की तरफ से प्रेजेंट कर रहे थे केस, ये आर्गुमेंट कोई इसमें ऐसा नहीं था कि इसमें वजन नहीं है। बड़े ही मेरे ख्याल में एक टेसिटली कहा गया कि इस बेंच के ऊपर एतमाद का फुकदान है, और आम तौर पर जो कॉमन प्रैक्टिस है वो ये है कि ख़ास तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में
अगर किसी मौजूद जज के हवाले से ये कहा जाता है कि हमें इस बेंच पर एतमाद नहीं है, मौजूद तरीके से ही कहा जाता है कि आप किसी और बेंच पे लगा दें केस, जो आमतौर पर वकला करते हैं, तो जजेस बड़े आसानी से रिक्यूज कर देते हैं या कहते हैं जी कि ठीक है हम चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं, वो किसी और बेंच पे लगा देंगे, बिकॉज जजेस का कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो होता नहीं है और ना ही होना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ चीफ जस्टिस साहब खुद मौजूद थे और उन्होंने जब खुद कहा कि चलें, अगर वो कह रहे हैं कि जी सितंबर तक तमाम जजेस बाकी अवेलेबल नहीं है और लार्जर बेंच या फुल बेंच नहीं बन सकता, तो वो बड़ा बेंच बना सकते थे 5 मेंबर्स का या 7 मेंबर्स का। उन्होंने कहा 2 जजेस और भी शहर में हैं, ऐसा कुछ किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने पहले तफसीर इस हवाले से सुनी, फिर उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। तो जो इम्प्रेशन है वो तो अच्छा नहीं गया, वो तो बिल्कुल उसने बहुत से सवालात को जन्म दिया। और जो बदकिस्मत बात है वो ये कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक ऐसा बेंच मशहूर हो रहा है, इनफैक्ट हो चुका है, जिसके हवाले से लोगों का तासुर ये होता है कि जब ये बने तो पता चल जाता है कि फैसला क्या आएगा। ये एक ऐसा अनफॉर्चुनेट किस्म का इंप्रेशन है जो कि बन चुका है, इसका कोई कुछ कर नहीं सकता। इनफैक्ट चीफ जस्टिस साहब खुद भी कुछ नहीं कर सकते इस हवाले से। बहरहाल अब ऐसा हो चुका है और मेरे ख्याल में किसी सिटिंग चीफ जस्टिस के बेंच के हवाले से मेरी तो याद में मुझे नहीं पड़ता। हाँ, इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में एक ऐसा ही बेंच बनता था, मैंने कल भी उसका जिक्र किया, जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब होते थे, जस्टिस जवाद ख्वाजा होते थे और जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन होते थे। तो उसके बारे में भी, उस बेंच के बारे में भी ये तासुर होता था कि हमें पता है ये कैसा फैसला देंगे। भी जो दामाद वाला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और अगर परवेज इलाही साहब वजीर आला होते हैं और इनके दामाद फिर उसमें काबीना का रुकन होते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी तो क्लियर कट है। तो उस पॉइंट को कोई नहीं उठा सकता था अदालत में कि भाई मतलब अगर ऐसा था तो कल वकला की जानिब से उसको भी उठा देना चाहिए था, लेकिन सिवाय इरफान कादिर साहब के और किसी वकील ने तो ये भी नहीं कहा कि जी आपके बारे में जो इम्प्रेशन है उसको जायल करने के लिए आप लार्जर बेंच बना दें, फुल बेंच बना दें, ताकि ये तासुर जायल हो सके। बाकियों ने तो गोल बोल बात की, बड़ी शुगर कोटेड किस्म की बातें की कि ऐसा कर ले, ऐसा मामला है, ये मामला है। सिर्फ इरफान कादिर साहब वाइज वकील थे जिन्होंने इस बात को वहाँ पॉइंट आउट भी किया, और जिसमें पहले भी तलखी रही बेंच की और उनकी, और वो थोड़ा सा इरफान कादिर साहब का थोड़ा सा ये कि वो ज्यादा ब्लंट बात करते हैं, तो शायद मौजूद जो जज साहबान है उनको वो बुरी भी लगती है। इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में जब इरफान कादिर साहब अटॉर्नी जनरल थे, उस वक्त भी जजेस को बुरी लगती थी इनकी बात, बिकॉज ये आर्ग्यू करते थे और जरा वेहेमेंटली आर्ग्यू करते थे। बट मेरे ख्याल में कल जो सैनिटी थी या जो फेयरनेस थी, उसकी डिमांड अपनी जगह दुरुस्त थी कि ये अगर हो जाता तो एक कलेक्टिव विजडम होता है ना जजेस का, एक पूरा जुडिशियल एक्यूमेन है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब एक जज नहीं है या 3 जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट है। जो ब्रदर जजेस हैं उनका भी तो जुडिशियल एक्यूमेन है, दे आर फाइनेस्ट ऑफ द फाइन्स। वो एक ऐसी लॉट होती है। जी मुनीब, अब लेट नाइट ऑब्वियसली ये फैसला किया इत्तेहादी जमातों ने कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं और हम नहीं मानते हैं, ऑब्वियसली बड़े वोकल हैं अबाउट इट। इस बेंच के हवाले से भी उनका यही कहना है। तो आज जो 11:30 बजे समाअत होनी है, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाए जब अपोजिट साइड जो है वो बॉयकॉट कर चुकी है, तो वो प्रोसीडिंग्स आगे कैसे चलेंगी? देखिए, आमतौर पर तो जो को मुकदमात हो, मैं आपके ये देखिए, ये सिलसिला तो शुरू हो जाता है हाई कोर्ट से या इवन लोअर कोर्ट्स के अंदर, लेकिन वहां पर होता है कि जैसे ही किसी जज पर एतमाद नहीं होता तो बहुत कम होता है कि जज प्रोसीड करे, वो फौरी तौर पर केस की फाइल बंद करते हैं और वो कहते हैं चीफ जस्टिस को ये फाइल भिजवा दें, वो किसी और बेंच के सामने लगा दें, और उस पर वो एतराज कर देते हैं। लोअर कोर्ट्स के अंदर तो लोग खुद चले जाते हैं सेशन जज के पास के लिए हमारा केस हमें। ये तो इतना बड़ा मामला है ही नहीं लोअर कोर्ट्स में, मतलब अगर आप अदम एतमाद का इजहार करें तो आपका बेंच बदल जाता है, आपके जज बदल जाते हैं और आमतौर पर ये यही होता है, केसेस चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाई कोर्ट के स्टेज पर भी होता है, जैसे ही जज के सामने कोई एतराज उठा दे तो जजेस 1 सेकंड नहीं लगाते, खुद को रिक्यूज कर देते हैं, वो फाइल उठा के फौरी तौर पर अपने रीडर को देते हैं कि भाई ये भेजो चीफ जस्टिस को, किसी नए बेंच पे लगा दें, बिकॉज मैंने जैसे कहा उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो होता नहीं है। अब यहाँ मुद्दा ये है कि यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत है, कोर्ट रूम नंबर 1 है, और ये वो मखसूस बेंच है जिसके हवाले से कल भी जो अपोजिशन रहनुमा, जो हुकूमती रहनुमा है, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और ये पहला मौका नहीं, पहले इसकी बातगश्त सोशल मीडिया पे शुरू हो गई, फिर अब फॉर्मली अब
फेडरल गवर्नमेंट ने थ्रू जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी तकरीबन इस बात का इजहार कर दिया है। इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बात कर दी है कि जी हम बॉयकॉट करेंगे रात को, फिर पूरी हुकूमती इत्तेहाद ने कह दिया, तो व्हाट एल्स इज लेफ्ट देयर टू से। सो मेरे ख्याल में वो तो अब फेयर बात है कि उन्होंने कह दिया है। चले उन्होंने इतराज ठीक किया है, गलत किया है, वो एक और चीज है। उनका बॉयकॉट का डिसीजन सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर दुरुस्त है या नहीं, वो दैट इज अनदर थिंग। लेकिन अब क्या चीफ जस्टिस साहब इसको एक्स पार्टी डिसीजन जिसे कहा जाता है वो दे देंगे, क्योंकि दूसरी साइड तो कहेगी नहीं कि मेरिट के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने को आर्ग्यू कर लिया था, तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जैसे अली जफर साहब को मैं देख रहा था, वो अभी ट्वीट भी कर रहे थे कि जी पीडीएम के लॉयर्स के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, नियरिंग डिसीजन, तो आज सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी। अब चीफ जस्टिस साहब ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? ये भी हो सकता है कि वो कहें कि नहीं हम इंतजार करते हैं कि एक घंटे तक वो दोबारा आ जाए, अटॉर्नी जनरल आ जाए, कोई आ जाए उन वकला की जानिब से। मुमकिन है वो कोई पैगाम भिजवाएं कि भाई वापस आइए और केस अपना आर्ग्यू कीजिए मेरिट के ऊपर। मुमकिन है ये भी कि वो बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दें इस बात को और कहें कि भाई ठीक है हम अदालत है, हमारे दरवाजे तो खुले हैं, आप नहीं आए आर्ग्यू करने के लिए और हमने एक क्लैरिटी देनी है तो हम फैसला दे देते हैं। उनके खिलाफ मुझे बताएं कौन अपील करेगा? 3 मेंबर बेंच के खिलाफ जब अपील होगी वो भी देखा जाएगा ना, अपील होगी और कौन उसे सुनेगा। चीफ जस्टिस के बेंच के फैसले के खिलाफ कौन अपील सुनेगा? और यहाँ पर तो देखिए चले मामला तो सॉर्ट ऑफ डिसाइडेड है, अब आगे की सोच लेते हैं आगे में चौधरी शुजात के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं कि अगर ऑब्वियसली फैसला उनके अगेंस्ट ही आ गया, इज ही गोइंग टू गो टू ईसीपी? भाई आई एम द लीडर, मैं लीडर हूँ, अगर मैं कोई डायरेक्टिव देता हूँ तो उसकी मानी जानी चाहिए। ये जो एक कंफ्यूजन है ये कहाँ क्लियर होगी? देखिए अब इशू ये है कि जब वंस दिस इज ओवर तो फिर जो शुजात साहब की पोजीशन है वो इस फैसले के बाद अगर अदालत ये लिख देती है कि जी ये जो मेंबर्स थे इनको डायरेक्ट करने का इख्तियार था ही पार्लिमानी लीडर का और जो सदर है पार्टी का, पार्टी हेड जो है उसके पास कोई इख्तियार नहीं है और वो नहीं डायरेक्ट कर सकता, ठीक है जी। तो ऐसी सूरत हाल में जो बदकिस्मती से जो शुजात साहब के जो कानूनी ऑप्शंस है वो तो बहुत लिमिट हो जाते हैं। वो इसलिए कि एक तो जब कोर्ट इनके वोट काउंट कर देगा और कह देगा कि नहीं ये इनको डायरेक्शन प्रॉपर जगह से आई नहीं और जो प्रॉपर जगह से आई वही वैलिड है, दैट इज ऑफ परवेज इलाही साहब की वो जो पार्लिमानी मीटिंग हुई थी जिसमें साजिद भट्टी साहब ने इन्हें डायरेक्ट किया था, वो डायरेक्शन वैलिड है, तो ना ही ये डिफेक्शन के मुर्तकिब हुए, ना ही ये डीसीट हो सकते हैं, ना ही इनका वोट डिस्काउंट हो सकता है और वो काउंट होगा। अब रह गई बात कानूनी पोजीशन के जी चौधरी शुजात साहब के पास क्या ऑप्शन है। देखिए जो 63A का फैसला आया है उसके अंदर ये बाकायदा तौर पर लिख दिया गया था कि अगर कोई डिफेक्शन करेगा तो पार्टी सदर उसके साथ खिलाफ बेशक ना कंप्लेंट करे या ना रेफरेंस भेजे, उसकी डीसीट होने का प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो वो केस अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो डीसीट तो हो नहीं रहे होंगे, उनके वोट भी काउंट हो चुके होंगे। अब ऐसी सूरत हाल में जो एक वाहिद चीज रह जाती है वो अपील है जो कि हुमा भी अभी ये कह रही है और बहुत सारे लोग हमारे घर में भी हमसे पूछ रहे हैं कि ये कैसा केस है। 63A वाले केस में इमरान खान साहब कोई डायरेक्शन देते हैं और वो लेटर जिस पे लिखा हुआ है और असद उमर साहब उसको आर्ग्यू भी कर रहे हैं कि जनाब ये पार्टी हेड कह रहे हैं और इन्होंने डिफेक्शन की है और इनके वोट ना काउंट किए जाए, उनके वोट काउंट नहीं होते, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वही सिमिलर सिनेरियो इधर क्यों नहीं अप्लाई होता? और मुनसलाही जाते जाते भागते हैं इलेक्शन से पहले कि आपने क्या लेटर दे दिया और उसके बाद टीवी पे हामिद मीर साहब से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि मैं हार गया, इमरान खान भी हार गया, मतलब कम्युनिकेट तो हो गया। तो ये कैसा एक दोनों वादियों नजर में जैसे कहते हैं ना एक ही तरह के सिनेरियोज हैं लेकिन आउटकम्स कुछ और हैं। और ये ही तो सारी प्रॉपर मुनीब कंफ्यूजन है कि ये कैसे हो सकता है कि एक केस में वो मानी जा रही है उनकी, एक केस में नहीं मानी जा रही। देखिए मैं यही अर्ज कर रहा था कि जो अब वाहिद ऑप्शन रह जाती है वो अपील है उन 25 अरकान की जिनको डिसीट किया गया। जिस लेटर का जिक्र आप कर रहे हैं आप दोनों के, वो इमरान खान साहब के लेटर पे था, पार्टी डायरेक्शन थी और पार्टी हेड की डायरेक्शन थी और इलेक्शन कमीशन ने उसको तस्लीम करते हुए उन तमाम 25 मुनरिफ अरकान को डीसीट कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब डीसीट हुए तो जारी बात है उनका वोट भी काउंट नहीं हुआ। अब उनकी अपील पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसके ऊपर अभी तक समाअत भी नहीं हुई और ना ही उसका कोई फैसला आया है।
अब अगर आज ये फैसला सुप्रीम कोर्ट दे देती है कि पार्टी हेड की कोई डायरेक्शन की अहमियत नहीं है, पार्लियामेंट्री पार्टी की अहमियत है, तो फिर उस जगह पर जो मुस्लिम लीग नून का और उन 25 मुनरिफ अरकान का जो आर्गुमेंट था कि जी हमारी तो पार्टी मीटिंग हुई कोई नहीं, हमें तो कोई डायरेक्शन मिली नहीं, हमें कोई डायरेक्शन मिली नहीं, तो उस ऐसी सूरत हाल में वो जो अपील है वो आर्ग्यू उसमें वजन डाल जाता है कि जनाब आप अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, हमारी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग की तो कोई नहीं है वैलिडिटी, और जिस बेसिस पर इलेक्शन कमीशन ने हमें फारिग किया है वो तो पार्टी हेड का लेटर है और वो जिक्र भी कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने ये लिख दिया कि जितने आर्टिकल 63 के प्री रिक्विजिट्स हैं उन सबका पूरा होना जरूरी नहीं है। फिर इन लोगों ने वोट कर दिया मुनरिफ अपने मुखालिफ कैंडिडेट के हवाले से, ये काफी है। और क्योंकि वो इतना वाइडली पब्लिसाइज था कि इनकी पार्टी पोजीशन और है और यानी तरीके साहब की पार्टी पोजीशन और थी और इन्होंने वोट जाके हमजा शहबाज को कर दिया, तो दैट इज एनफ। और दूसरी बात ये है कि मुनीब, आपकी दूसरी बात जो थी उसकी आवाज़ हमें चली गई, नहीं आई बिल्कुल। काफ़ी बात हो गई हमारी, थैंक यू सो मच, और काफ़ी क्लैरिटी आ गई। सो ये सूरत हाल है। 63 की अपील जो है, अब अगर वो उसकी समाअत होती है तो फिर उसमें शायद सूरत हाल अक्सर तब्दील हो जाए, और वो जो 25 मेंबरान हैं जिनको 30 सीट किया गया था उनके वोट नहीं काउंट किए गए थे, इस फैसले के बाद प्रॉब्ली फिर उनके पास जवाब पैदा हो जाएगा कि जनाब हमारे भी वोट काउंट करें, तो फिर वो स्क्वायर वन पे चली जाएगी सूरत हाल। लेकिन शायद वो अपील अभी सुनी नहीं जाएगी, आपको पता ही है ना। वो जिस तरह कह रहे थे कि अभी उस पर कोई तो हुई ही नहीं, कोई बात आगे बढ़ी ही नहीं है, तो क्या एक्सपेक्ट करना फ़िलहाल। अच्छा जी, मूविंग ऑन, मसले तो बहुत से हैं, तो लिहाजा एक मसला जिसमें एक्चुअली लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत है और इसकी तय तक जाने की ज़रूरत भी है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, इधर हुआ क्या था, तो वो है दुआ ज़हरा के बारे में हम बताएंगे आपको। वैसे इस सारे पॉलिटिकल केओस में किसी को याद है कि अगला महीना हमारी आज़ादी का महीना है? आज़ाद हो गए नहीं, अभी भी कोशिश की जा रही है बाज़ लीडरों की तरफ से, तभी तो हमने हकीकी आज़ादी जो है हमें चाहिए। खैर एनीवे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज देयर आर मोर प्रेसिंग इश्यूज। और दुआ ज़हरा का जो इशू है ना, अब वो हर किसी को इसलिए कंसर्न करता है और करना चाहिए बिकॉज वो रोज़ एक नया मोड़ उसमें आ जाता है और रोज़ एक नया इंकिशाफ होता है कि एक्चुअली हुआ क्या। मेरा ख्याल है अभी तक हमें जो पता है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है और वो शायद इतना उसमें हकीकत भी नहीं है। हौफनाक इंकिशाफात हो सकते हैं इस केस में आने वाले दिनों में। दुआ ज़हरा की कहानी एक के बाद एक नया मोड़ ले चुकी है, ले रही है। अदालती हुक्म पर कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल कर दिया गया। बिलाखिर फाइनली दुआ ज़हरा को अदालत के हुक्म पर लाहौर से कराची मुंतकिल किया गया है। अब वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रह रही है। केस अभी तफ्तीश के मराहिल में है, इसलिए दुआ को 1 अगस्त को ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएगा। 23 जुलाई को लाहौर की मकामी अदालत ने दुआ ज़हरा को कराची भिजवाने का हुक्म दिया था। उधर दुआ ज़हरा से शादी करने वाले ज़हीर ने बैंक अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड की बहाली के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। और दुआ ज़हरा केस में भी अदालत में ऑलरेडी इसके अलावा भी ज़ेर समाअत है। वालिदैन को उम्मीद है कि प्रॉब्ली अब इस केस का मंतकी अंजाम होगा। अच्छा जी, दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी के वकील जिब्रान नासिर हमारे साथ हैं। बहुत से सवाल हैं जिब्रान नासिर के लिए हमारे पास, लेकिन स्टार्ट इसी बात से करेंगे जिब्रान कि दुआ ज़हरा केस में अदालत ने आपका मौक़िफ़ माना, दुआ ज़हरा कराची मुंतकिल हो गई, केस अभी ट्रायल कोर्ट में है। अदालत से मज़ीद क्या आप इस्तेदा है आपकी, क्या चाहते हैं? देखिए, अभी तो केस तफ्तीश के मराहिल में है। जिसको हम ट्रायल कहते हैं वो तो अभी शुरू होना है। पहले तफ्तीश मुकम्मल होगी, उसके बाद चार्ज फ्रेमिंग होगी, फिर ट्रायल शुरू होगा। अभी तो फ़िलहाल तफ्तीश के दौरान बच्ची को मुखबिया को रिकवर करवाना और मुलजिम की जो बेल के हवाले से है, जो कि आपको पता महीना पहले तक सिंध पुलिस का मौक़िफ़ था कि ये कोई केस नहीं है, और अब खुद पुलिस ने मौक़िफ़ अपना बदला है और हक़ाइक़ सामने जो आए हैं उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि डेफिनेटली क्राइम हुआ है और अभी भी ज़ेर तफ्तीश है। मज़ीद कौन से क्राइम और सेक्शन ऐड होंगे उसमें वो भी देखना बाकी है। अच्छा जिब्रान, अब ये बताइएगा कि इस केस के अहम तरीन किरदार ज़हीर अहमद ने अपनी हिफाजती ज़मानत करा रखी है। अगर ज़हीर अहमद का जुर्म साबित हो जाता है तो उम्मीद है आपको कि दुआ के वालिदैन को इंसाफ मिल सकेगा और ज़हीर को सज़ा मिले? जहाँ तक अबूरी ज़मानत की बात है, आज जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं 26 तारीख को उसकी पेशी है बेल की इंफॉर्मेशन के हवाले से, और वहाँ हमारे दलाइल होंगे, उनके दलाइल होंगे। फिर अदालत फैसला करेगी कि क्या मुल्ज़िम की बेल बनती है या मुल्ज़िम की बेल खारिज करके
जो ऑफेंस हुआ है उसकी नेचर को देखते हुए उसे जेल कर दिया जाए। अच्छा जिब्रान, मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि इस बात पे और ख़ास तौर पे क्योंकि ये केस इतना मशहूर भी है, लोगों का इंटरेस्ट भी है और लोग ज़रा हैरान भी हो रहे हैं कि ये किस तरह हुआ है। तो आम तौर पर हमने देखा है कि ऐसी नौयत के जो केसेस होते हैं उसमें लड़कियां बाजियाब हो गई, बहुत अच्छी बात है। कुछ अरसा केस चलते भी हैं और उसके बाद सब कुछ चुप हो जाता है, दबदबा जाता है और ज़हीर अहमद जैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो चुपचाप गायब हो जाते हैं, तो उनका कोई एंड रिज़ल्ट पता नहीं चलता कि यहाँ हुआ क्या था। तो इस केस में भी आप कुछ यकीनी बनाएंगे कि पता चले कि वेयर डज ही बिलोंग टू, कहाँ से आया, उसकी बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं, हाँ। कितने लोग हैं। हमारा तो मौक़िफ़ ज़रूर अव्वल से है कि हम इसे परसू कर रहे हैं, मगर ट्रायल तो हमने नहीं करना और तफ्तीश जहाँ तक मुकम्मल करने की बात है वो भी पुलिस ने करनी है, वो भी हमारा दर इख्तियार नहीं है। हम उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं अगर उसमें कोई खामियाँ हैं, मगर जहाँ तक जो चीज़ आप बात कर रहे हैं कि मेरे ख्याल में अभी इस वक्त जिस चीज़ के ऊपर बात नहीं मज़ीद करने की ज़रूरत है और मज़ीद उछालने की ज़रूरत, या जो लोग ये गैर जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि कायदों का उसके कायद हैं, बच्ची का नाम, बच्ची की आइडेंटिटी, बच्ची की शनाख्त, इसको अब गुप्त रखा जाए, इस पर मज़ीद गुफ्तगू मत की जाए। केस रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर है, केस का कोई भी हवाला देना हो, केस पे कोई भी रिपोर्टिंग करनी हो, बहुत बेहतर है, मुनासिब है और कानूनी तौर पे भी यही है कि आप मुल्जिम के नाम के से कर सकते हैं। जो इसमें विक्टिम बच्ची है, कमसिन बच्ची है, उसका पूरा मुस्तकबिल उसके आगे है। मजीद हमें हर फोरम के ऊपर उसका नाम इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। जिब्रान बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका जिब्रान नासिर, दैट्स एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। भाई सारा दिन सियासत तो होती ही रहेगी, बातें भी होती रहेंगी, लेकिन क्रिकेट की बात ज़रा पीछे बैकग्राउंड में चली गई है। हम आपको बता दें कि वो जो शोशा छूटा था कुछ दिन पहले, उसका क्या बना? कि वो शोशा ये था कि 50 ओवर्स वाला ODI जो होता है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट जिसको भी कहा जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। बल्कि आपको पता है कि कल एक और तजवीज़ आई थी और कि उसको 50 को 40 कर दिया जाए। मतलब हर कोई अपनी यही तजवीज़ तो हम डिस्कस करने लगे हैं। पहले वसीम अकरम साहब ने तजवीज़ दी कि 50 ओवर्स की क्रिकेट ख़त्म कर दी जाए, फिर हमने गुज़श्ता हफ्ते आपको याद है इस पर बात भी की थी। अब साबिक क्रिकेटर स्टार शाहिद आफरीदी एक नई राय सामने लाए हैं। उनके मुताबिक इसको 40 ओवर्स तक महदूद कर दिया जाए ताकि खिलाड़ियों को थकावट ना हो और इस तरह मैचेस भी जल्दी ख़त्म हो जाएं। बज़ाहिर शाहिद आफरीदी साहब ने एक मुनासिब तजवीज़ दी है। लेट्स सी कि क्या होता है, क्या बाकी इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं वो भी इस तजवीज़ में साथ मिलते हैं, कोई आवाज़ बनती है, कोई ऐसा कोई मूवमेंट सी बन जाती है। स्नोबॉल इफेक्ट होता है ना, दो चार बोलते हैं तो फिर आगे और लोग बोलते हैं, तो क्या इस तरह होगा? ऑल्दो आई डोंट नो, व्हाट डू यू फील अबाउट द 40 बिट? मतलब फिर ख़त्म ही कर दो, मतलब नहीं, मतलब ना ख़त्म करो, लेकिन अगर 40 को मतलब 30 है, कोई नेगोशिएशन तो नहीं हो रही। इंडिया से भी बाय द वे आपको पता बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ होती है क्रिकेट के मामलात में इंडिया की, वहाँ से भी कुछ ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं। विरांत गुप्ता की आपने ट्वीट देखी। खैर, टेस्ट क्रिकेट ऐसे के वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चिकू बताइएगा, वनडे क्रिकेट के खात्मे के हवाले से बातें शुरू हो गई हैं, इससे पहले भी हमने आपसे बात की थी। वसीम अकरम साहब की तजवीज़ पे अब ये बात आई है सामने कि जनाब इसको 40 ओवर्स तक महदूद कर दिया जाए या सिर्फ वर्ल्ड कप तक महदूद कर दिया जाए, टूर्नामेंट्स हो जाए बस, मतलब इससे ज़्यादा ना। क्या ख्याल है आपका? T20 में पैसा है और बहुत अट्रैक्शन है, पीपल लव टू प्ले, यानी कि जितने क्रिकेटर्स हैं वो लीग्स खेलना पसंद करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा बना सकें। टेस्ट क्रिकेट इज़ अ रियल टेस्ट। कई लोग तो टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहते, वो तो सिर्फ चाहते हैं T20 मैचेस खेलते रहें और दबा के पैसा बनाएं। तो टेस्ट क्रिकेट और T20 के बीच के अंदर ये खिचड़ी बन गई है इसको अगर आप सिर्फ टूर्नामेंट करा रहे हैं तो फिर इसको कराने की ज़रूरत क्या है? हाँ, ये अलग बात है कि 1992 के वर्ल्ड कप की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, मगर आपको वर्ल्ड कप कराने की वनडे क्रिकेट की ज़रूरत ही नहीं है। लोग इतने शौक से नहीं देखते वनडे क्रिकेट को, लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आखिरी के 2 घंटे देख लें ताकि जब तक रिजल्ट निकलना शुरू हो जाता है। ये T20 की तरह एक्शन पैक नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई फ़ायदा होगा कि सिर्फ आप इसका वर्ल्ड कप करा रहे हैं या इसका कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं और ये ODIs को जो है ना ख़त्म कर दें। तो ख़त्म करना है तो टोटल इसको ख़त्म करें, अदरवाइज़ इसकी ऑनेस्टली देखा जाए तो इसकी कोई वैल्यू अब रही नहीं है। बेन स्टोक्स ने ये किया है, आप देखिएगा बहुत जल्द दूसरे क्रिकेटर्स भी इस पर अमल करना शुरू करेंगे और वनडे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब एक और तजवीज़ आगे चलें, ये भी आपका तो ओपिनियन आ गया। वनडे क्रिकेट, और वैसे हमारे व्यूअर्स को जो छोटे हैं, बच्चे हैं, अभी उनको नहीं पता होगा कि 50 ओवर्स नहीं होता था, पहले 60 से स्टार्ट हुई थी ये बात, तो 60 ओवर्स हुआ करता था। अब आफरीदी जो है, शाहिद आफरीदी, वो कहते हैं कि चलें बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, हाउ अबाउट 40।
तो ये पूरी मतलब एक नेगोशिएशन टाइप हो रही है। How about 40? How about 40? तो you tell us how about 40? और ख़ास तौर पे ICC ऐसा करने के बारे में सोच सकते हैं कि why not? How about 40? देखिए ये खिचड़ी बनाने वाली बात होगी। ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है। जब से T20 आया है ना, तो उस वक्त जब हम खेला करते थे तो 50 ओवर थे। मेरे से पहले वाला वर्ल्ड कप था वो 60 ओवर का था। मगर जैसे अब T20 आ गया है तो अब ये दूसरे जो फॉर्मेट्स हैं उसका कोई मज़ा नहीं रहा। अब जो लोगों ने एक T10 निकाल लिया वो और भी तबाही आ गई। और मैंने सुना है कि खूब जुआ होता है उसके अंदर T10 के अंदर। T10 भी बेकार, मुझे नहीं लगता कि वो T10 जो है उसके बाद एक 100 भी आ गया है, तो उसमें भी प्रॉब्लम। अब आप 40 ओवर्स भी लेके आएंगे तो ये सब खिचड़ी बन जाएगी। इसको जो है क्रिकेट को बहुत सिंपल एंड ईजी रखना चाहिए। एक तरफ टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए और एक्शन के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए T20 होना चाहिए। अब उसमें ये T10 और 40 ओवर्स ये सब फजूल हो जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम है। अच्छा चलें जी, आपने कहा इसको सिंपल रखना चाहिए। बहुत से लोगों की ये भी आपकी जी वाली ही राय है कि भाई अब मजीद कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, जो है उसे रहने दें। वनडे पैसा बहुत बना लिया। हाँ, अब जरा ये बात कर लेते हैं जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी श्रीलंका के साथ। बताइएगा कि पहली इनिंग में हमें ज़रा मुश्किलात नजर आई, हमारी टीम मुश्किलात का शिकार थी, फिर बाबर आजम ने सहारा दिया, लेकिन फिर इस बार आगा सलमान के अलावा सब आते जाते ही रहे। अच्छा जी, तो 2-3 चेहरों के अलावा बाकी सब सिकंदर कब परफॉर्म करना शुरू करेंगे या ऐसे ही होता है? देखो इस टेस्ट मैच का जो है ना श्रीलंका बहुत अच्छा खेला। एक तो वो टॉस जीत गए। टॉस जीतने के बाद उन्होंने जो पहले 2 घंटे थे बहुत ज़बरदस्त खेले। उन्होंने उस पहले 2 घंटे में तकरीबन 100 रन कर लिए थे। ये उनकी चालाकी थी। उन्हें पता था कि ये पिच शुरू में थोड़ा सा आराम से खेलेगी, उसके बाद ये रफ होती चली जाएगी। और पहले मैच में अगर आपने गौर किया हो कि पहले 2 दिन के अंदर 22 विकेटें गिर गई थी और बाद में वो पिच जो है ईजी हो गई थी। मगर यहाँ मुझे महसूस हो रहा है कि ये पिच है पहले दिन जो है वो आराम से चली, मगर अब उसमें ब्रेक हो रहा है, गेंद पड़ के ब्रेक हो रहा है और उन्होंने बहुत अच्छे रन कर लिए। उनके जो ये रन हैं पाकिस्तान के लिए बड़े भारी पड़ेंगे, इसलिए कि आखिरी में सलमान आउट हो गया है। थैंक यू सिकंदर।